जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। राहुल गांधी का इस वक्त बिहार में प्रवेश और उससे पहले नीतीश कुमार का पलटी मारना कैसे देखा जाए सियासत के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात कि क्या यहां से 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए, बिहार के लिए आसान होता हुआ दिखाई देता है या मुश्किल में अभी भी बीजेपी है बिहार में? देखिए राजीव जी, पहली बात तो यह है कि बिहार में जो कुछ भी हुआ है उससे अब मुझे राजनीति से ही घिन्न हो रही है। पहले राजनीति से थोड़ा दुराव था, इसलिए हम छोड़ करके राजनीति को पत्रकारिता में आए थे। लेकिन अब जिस ढंग की राजनीति हो रही है, जिस ढंग का बिहार में खेल हुआ है, मतलब उसे बेशर्मी की हदों को पार करने वाला कहें, मतलब घिन जैसे होता ना कि एकदम घिन छूट रही है, क्योंकि चर्चा ही करने का मन नहीं हो रहा है। और इसमें देखिए, जैसा अभी भी आप भी कह रहे थे और मित्र भी कह रहे थे कि पलटी तो दोनों ने ही मारी है, दोनों ही पेशेवर पलटी मार हैं। मतलब आप इसको इस रूप में लीजिए कि जैसे अब प्रधानमंत्री जी हमारे भोपाल में भाषण करते हैं कि साहब किसी भी भ्रष्ट बेईमान को छोड़ूंगा नहीं, 64,000 करोड़ का घोटाला करने वाले, सिंचाई घोटाला करने वाले को जेल भेजेंगे। और 3 दिन बाद उसी अजीत पवार के साथ वो सरकार बनाते हैं, अजीत पवार उनके पार्टी के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जिस हेमंत बिस्व शर्मा को गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, वो उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाता है। और जिस नीतीश कुमार के डीएनए में ही खोट नजर आती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसी नीतीश कुमार को फिर उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। पहले भी जोड़ा था, फिर जोड़ लिया। तो अब नीतीश कुमार जी का है मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, फिर हाथ नहीं मिलाऊंगा, फिर इनके साथ नहीं जाऊंगा। फिर अमित शाह जी का बयान, नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मतलब राजनीति में किसी बात का कोई यकीन किसी का कर सकता है क्या? आज जो आप कह रहे हैं कल उस पर हम यकीन कर सकते हैं क्या? ऐसा मतलब बहुत ही निराशाजनक वातावरण है। और देखिए, सीधी सी बात यह है कि इसमें इसको दूसरे रूप में भी अगर आप देखना चाहें, मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय नेतृत्व का डर दिखाई दे रहा है। उसको लगा था कि राम लहर जो पैदा होगी 22 जनवरी को, उससे पूरा हिंदुस्तान हम जीत लेंगे। उनको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत डर लग रहा है। उनको लग रहा था कि कम से कम जब बिहार में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो महागठबंधन की हालत बेहतर होगी, बेहतर नहीं बल्कि इनकी बदतर होगी। भाजपा गठबंधन को, एनडीए को जो 39 सीटें मिली थी, भाजपा के आज के गठबंधन को अगर नीतीश कुमार उसमें नहीं होते तो मुझे लगता है कि 4-5 सीटें भी मिलना मुश्किल हो पा रही थी। गिन नहीं पा रहे थे लोग कि ये 4-5 सीटें कौन हो पाएंगी। लेकिन अब दूसरी तरफ अब क्या होगा? अब भाजपा की मुसीबत और बढ़ेगी। अब तो एक तो पहले नीतीश कुमार के साथ उनको सीटों की शेयरिंग करनी होगी। नीतीश कुमार जितने सीटों पे लड़े थे उतनी सीटें वो मांगेंगे ही कम से कम, उससे कम तो मानेंगे नहीं। उसके अलावा फिर चिराग पासवान की पार्टी है, उसके साथ फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसके साथ फिर ये जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो ये सारे लोग अपना अपना कोटा मांगेंगे। पशुपति कुमार पारस जी भी हैं, ये अपना अपना कोटा मांगेंगे। तो बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी? अब तो ये हो जाएगा कि उसको कम अधिक से अधिक 10-12 सीटें, 15 सीटें लड़ेगी, उससे अधिक तो नहीं लड़ सकते हैं जी। तो वो एक बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि बीजेपी का जो अपनी सीटें गिनने का होगा कि लोकसभा में हम 350 पाएंगे, 400 पाएंगे, तो उसमें से बिहार से तो आप घट के ही आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे ना। चाहे एनडीए को कितनी मिलती है एक अलग विषय हो सकता है। अब इसके अलावा दूसरा ये है, जैसे आप लोग भी कह रहे थे कि भाई इसके बाद क्या होगा। देखिए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों में एक समानता है, एक रूपता है। दोनों अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं करते हैं। बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी के लोग ये कैसे माफ कर पाएंगे कि साहब उन्हीं के विधायकों को विधानसभा में नीतीश कुमार ने लाठियों से पिटवाया था। विधानसभा के बाहर किसी का सर फटा था, किसी को स्टेशन पे लाद के लाया जाएगा, कि कोई व्हील चेयर पे गया था। ये बात इसी विधानसभा में हुआ था, इसी कार्यकाल में हुआ था। ये बात कभी बीजेपी के लोग भूल नहीं पाएंगे। और उनको यह भी लगेगा कि ये आदमी आज नहीं तो कल डिच करेगा ही करेगा, क्योंकि राजनीति में बिहार के लोग कहते हैं कि साहब रामविलास पासवान जी सबसे बड़े मौसम विज्ञानी थे। उनका कि वो मौसम विज्ञानी उतना नहीं थे, नीतीश कुमार उनसे बड़े मौसम विज्ञानी हैं। रामविलास पासवान जी तो एक बार गच्चा भी खा गए थे, 1-2 बार।
लेकिन नीतीश कुमार के बारे में हम लोगों के पुराने मित्र थे, उनके भी बहुत पुराने मित्र थे, जुगनू सारदे, वो कहते थे कुर्सी कुमार, मतलब कुर्सी छोड़ना ही नहीं है उनको, कुर्सी रहनी चाहिए, चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे वो कहीं भी हो, बस उस पर उनको बैठना है। तो एक तो एक चीजें हैं। अब दूसरा जो आपने कहा है कि ये राहुल गांधी का जो ये है, जी देखिए राहुल गांधी सीमांचल से शुरू कर रहे हैं। सीमांचल जो है महागठबंधन का प्रभावी जनाधार वाला इलाका है, जहां राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों का ही प्रभावशाली इलाका रहा है, जहां उनके तस्लीमुद्दीन साहब होते थे, आरजेडी का पूरा है वहां जो है, जी तो वहां तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा। मेरा कहना यह है कि अगर जो बचा है महागठबंधन ईमानदारी से राजनीतिक गठबंधन धर्म का पालन करे, तो मुझे लगता है कि अभी भी बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को लोग धूल चटा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगी। या कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल अगर तीनों ईमानदारी से सीटों का बंटवारा करें, अच्छे उम्मीदवारों का चयन करें, तो ये लोग प्रभावशाली हो सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और राहुल गांधी ने जो बात छेड़ी है जिस ढंग की, जो सामाजिक न्याय की बात करी है, जाति की जनगणना की बात करी है, और बताया है कि साहब जी किसको कितना हक मिलना चाहिए, जैसे वो बता रहे हैं कि कितने आईएएस अफसर जो वहां है केंद्र में है, उसमें सिर्फ 3 ही ओबीसी के लोग हैं जो सेक्रेटरी या ये हैं, तो ये बातें लोगों को अपील तो करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वो कह रहे हैं कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को, और न सिर्फ इन तीनों को बल्कि जो सवर्ण जातियां हैं उनमें भी जो कमजोर तबके हैं, गरीब तबके हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी नहीं मिला है हक, उनका ये मानना है। तो ये बातें बड़ी अपीलिंग है, अपील करेंगे लोग। अब कल जब वो भाषण करेंगे तो राजनीति करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो राजीव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत गंभीर बात करी है। हम लोग भी अपनी चर्चाओं में बार बार बीच बीच में कहते रहते थे कि अब अगर मोदी जी फिर से बड़े बहुमत के साथ आ गए तो अब संविधान भी नहीं बचेगा, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, और यहाँ चुनाव होंगे, विपक्ष विहीन चुनाव होंगे। विपक्ष विहीन संसद का एक मुजाहरा पेश कर दिया है इन लोगों ने कि जब 140 से अधिक सांसदों को लोकसभा राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया और उसके विपक्ष के बिना सारे विधेयक पारित कराए गए, तो वो उसका उन्होंने दिखा दिया है। तो अब चुनाव होगा जैसे सिंगापुर में होता है कि साहब विपक्ष नाम का एक पार्टी रहता है जिसको 10-20 सीटें मिल जाती हैं और बाकी सारी सीटें सत्तारूढ़ दल के पास चली जाती हैं। और अभी जो है हमारा ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, ये जो भाजपा की या एनडीए सरकार की जो राजनीतिक शाखाएं हैं, इनको काम पर लगा दिया गया है। जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब हेमंत सोरेन को क्या करेंगे, अभी वो तेजस्वी को, लालू जी को भी करेंगे और भी लोगों को करेंगे। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन पूरे देश की जनता को तो नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है देश की जनता शायद, अगर इंदिरा गांधी अगर लोगों को जेल भेजना ही सफलता का कारण बन सकता है, तो इंदिरा गांधी जी आपातकाल के बाद चुनाव नहीं हारती। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीजें चलेंगी, वो अपना काम करेंगे वो। और ईवीएम की बात भी अभी प्रशांत टंडन ने जो कही है वो बड़ी चिंताजनक है। मतलब कि अगर वो बीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भाजपा का नेता, इन्होंने क्या किया है कि जितने पीएसयूज हैं सब में अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को उन्होंने वहां डायरेक्टर बनाया। सारी सरकारी एजेंसियों में अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों को भरा है। नहीं संबित पात्रा जी मिल जाएंगे तो कभी कोई मिल जाएगा, तो ऐसे लोग हैं वो। तो जाहिर सी बात है कि वो उस संस्था पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत जी एक चीज याद करिए, जब हम चुनाव आयोग पर भी नहीं भरोसा कर पा रहे हैं तो फिर बीएल की बात चुनाव आयोग क्यों सुनेगा। चुनाव आयोग भी तो उसी रंग पे है। इसके लिए जब तक आप पॉलिटिकली लड़ेंगे नहीं, सड़कों पे नहीं, अगर संसद में संभावना नहीं है तो आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इसके लिए विपक्ष को तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। जनता बहुत जागरूक है, जनता समझती है चीजों को, अपने मुद्दों को भी समझती है। और राहुल गांधी ने अपने लिए बनाया इलाका तो बनाया है। अब नीतीश कुमार चाहते थे साहब कि वो एनडीए उनको, इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दे, और पता लगा कि वो एनडीए में आने के बाद कह रहे हैं नहीं हम ठीक है, जहां हैं वहीं ठीक है, पुरानी जगह पे लौट आए हैं। तो वहां जाएंगे तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी चाहिए। एमपी आपके पास 5 या 7 रहेगा, लेकिन चाहेंगे कि आपको प्रधानमंत्री बन जाए। और यहाँ रहेंगे तो चौकीदार बन के भी रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। झाड़ू भी लगाएंगे, पोछा भी लगाएंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे। जी राजू, अभी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास आता हूं जयशंकर जी। जी जी ठीक है, आवाज आ रही है जी। हाँ, पूर्णिया और सीमांचल का जो इलाका है, अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है,
ये सारे इलाके कांग्रेस राजद के परंपरागत जनाधार वाले इलाके रहे हैं, और इसमें कुछ इलाकों में एआईएमएम के लोगों ने भी घुसपैठ की है, जिसमें से जो 5 विधायक जीते थे 4 तो आरजेडी में आ गए, और एक अख्तरुल ईमान है जो उनके नेता है, एआईएमएम के बड़े नेता है, वो प्रभावशाली नेता है, वो अभी भी अपनी पार्टी के साथ बने हुए हैं। अब उनकी भूमिका क्या होगी बदले एटमॉस्फेयर में, बदले राजनीतिक माहौल में, ये देखने वाली बात हो सकती है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी कल पूर्णिया से बिहार के जो सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं उनको एक संदेश देंगे। अकलियत के लोग हैं, चूंकि अल्पसंख्यकों का भी इलाका वो है, बहुत सारा बड़ा इलाका है जहां भाजपा घुसपैठ करने की कोशिश करती रही, और उसमें कई बार नीतीश कुमार भी सहायक बने थे वहां। तो अब अगर नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि महागठबंधन जो बचा है उसके लिए है काफी कुछ उम्मीदें हैं, और राहुल को मुझे लगता है खुद वो करेंगे। अब पहले हो सकता है कि उनके भाषण के केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार भी होते, उनको प्रोजेक्ट करने की बात भी करते, लेकिन अब वो बताएंगे कि किस तरह से पलटी मारी है, कैसे विश्वासघात की राजनीति हो रही है, उस पर भी कुछ न कुछ तो उनका हमला होगा ही होगा। लेकिन जो बात आज भी वो कह रहे थे ना, अगर इसको भी ठीक ढंग से ले जाएं, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, करप्शन का सवाल है, उस सारे सवालों को लेकर के वो मेरे ख्याल से जाएंगे। और उनके तरफ देखिए, क्योंकि पूरा मीडिया लगा है उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए, पूरा कारपोरेट लगा हुआ है डिस्क्रेडिट करने के लिए, और राजनीतिक जो ये है लोग वो भी लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इस देश के बेरोजगार युवा, इस देश के पिछड़ी जातियों के लोग, इस देश के दलित आदिवासी उनकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। खासतौर से जो युवा है इन तबकों का, वो बड़े गौर से देख रहा है, और मुझे लगता है कि उसको भी एड्रेस करेंगे वो, उनकी थोड़ा विकल्प पर भी बात करेंगे कि सिर्फ वो आज जैसे मैंने भाषण सुना तो सिर्फ वो विरोध की बात नहीं कर रहे थे, मोदी विरोध की या बीजेपी विरोध की बात नहीं कर रहे थे, वो सांप्रदायिक राजनीति पे हमला कर रहे थे, लेकिन विकल्प की बात भी कर रहे थे कि भाई जो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी किन तबकों को क्या मिला है, इससे जाति जनगणना के जरिए जाहिर हो जाएगा, बात आएगी सामने। और तो उसको लेकर के अगर एड्रेस करते हैं तो लोग उनको सुनेंगे, और काफी लोग आएंगे वहां पे, बड़ी भीड़ मुझे लगता है कि होगी। मैं उस इलाके में बहुत बार जा चुका हूँ, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सारे इलाकों में, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा। वही समर्थन लेकर के अगर वो पश्चिम बिहार तक जाएंगे और फिर वहीं से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे, तो ये सारे इलाके जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस, अच्छा अब चूंकि कांग्रेस को थोड़ी सीटें भी ज्यादा मिल सकती हैं लड़ने के लिए अब राजद गठबंधन में, तो ये इसका भी लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था राजीव जी कि जो अभी पहला जो मंत्रिमंडल बना नीतीश कुमार का और बीजेपी का जो मिला जुला बना है, आप देखिए कि मतलब नीतीश कुमार ने कहा कि वहां मुझको सम्मान नहीं मिलता था। मतलब आप जब राजद के साथ गए, महागठबंधन बनाए, तो लालू यादव ने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, अपने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मांगा, बाकी सारे मंत्री पद जो बंटवारे हुए। बीजेपी ने आते ही पहला काम किया कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमको दीजिए आप। फिर जो जातीय समीकरण बनाया गया है, आप मतलब बहुत ताज्जुब हुआ मुझको कि इस समीकरण में एक भी महिला मंत्री नहीं है। जो कैबिनेट, पहली कैबिनेट बनी है उसमें एक भी महिला नहीं है, एक भी ब्राह्मण नहीं है, एक भी वैश्य समाज का आदमी नहीं है, एक भी जो दलित समाज से, खासतौर से पासवान या जाटव लोग होते हैं, चमार जिनको कहते हैं, वहां पे उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। हो सकता है कि बाद में वो बनाएंगे, जो अपना विस्तार करेंगे तो करेंगे, लेकिन आपकी प्राथमिकता तो नजर आ गई ना कि जो प्राथमिकता में महिला नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, पासवान नहीं है। और अब जो मैंने जब गिन रहा था, बता रहा था आपसे कि जो एनडीए का ढांचा बनेगा उसमें सारे लोगों को तो इन्होंने किया है। भाई नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि जो भाजपा की तरफ से जब वो आरसीपी सिंह आएंगे सामने, जब उपेंद्र कुशवाहा जिनको गालियां दे करके, जिस तरह से विधानसभा के अंदर जीतन मांझी को इन्होंने एक बेइज्जत किया, मतलब एक मुख्यमंत्री जिस ढंग से हस्तक्षेप करके भाषण किए और गालियां दिया जिस तरह से, और जिस तरह महिलाओं के बारे में अभद्र बात की, तो अब सब चीजें बीजेपी कहेगी नहीं बहुत अच्छा किया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया था, जीतन मांझी को अभद्र भाषा में निपटाया और बहुत अच्छा किया, हमको पिटवाया भी था वो भी बहुत अच्छा किया था। ये सारी बातें तो आएंगी सामने। चिराग पासवान बार बार अभी से कह रहे हैं कि हम तो जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसी तरह से लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे हम अपने लोगों को। तो इन सब का कैसे सामंजस्य बैठाएंगे,
कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सब बातें तो परेशान करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार नीतीश कुमार पलटी मारते हुए अपनी राजनीतिक आत्महत्या की कोशिश करते रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार उनकी राजनीतिक आत्महत्या की मुराद पूरी हो सकती है। लोकसभा के चुनाव के क्या नतीजे होंगे देखने वाली बात है, लेकिन उसके बाद यकीन मानिए कि उनकी पार्टी टूटेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी भी टूट सकती है, क्योंकि इसी डर से उन्होंने जो अभी बात चल रही थी ना कि 6 फरवरी से जो बजट सेशन होने वाला था उसको टाल दिया। उसका कारण यह है कि अभी विधानसभा अध्यक्ष राजद के अवध बिहारी चौधरी हैं। अगर कहीं कुछ हुआ, इधर उधर हुआ तो खेल हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि पहले अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, अध्यक्ष को बदलवा दिया जाए, अपना अध्यक्ष बनवा लिया जाए। अब अपना अध्यक्ष भी बनेगा तो किसका बनेगा? बीजेपी चाहेगी कि हमारा बनेगा, जनता दल यू चाहेगा कि हमारा बनेगा। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जनता दल यू का अध्यक्ष बना तो फिर उसको उस ढंग से मैनेज करेगा, बीजेपी का बनेगा तो फिर वो जेडीयू को तोड़वाने में बीजेपी को बड़ी सुविधा मिलेगी। ये सारी बातें हैं, मतलब भविष्य भी बहुत ही ये है, अनिश्चित सा है, अभी चलेगा ये सारा सुख। लेकिन एक बात तय मान लीजिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि भाजपा को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि उसकी सरकार बन सकती है, उसको बहुमत मिल सकता है। अन्यथा बिहार जैसे राज्य में अगर आप राम लहर की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद आपको नीतीश कुमार के पास जाना पड़ा, उनके लिए दरवाजे खोलने पड़े, उनके लिए बिचौलिया तय करके उनसे आपने बात करवानी पड़ी। अदरवाइज तो अगर आपको लगता कि हमारी राम लहर चलेगी और सब कुछ हो जाएगा, हम जीत ही जाएंगे, तो फिर किस बात की चिंता थी? फिर मिलकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों को लेकर के अपना चुनाव लड़ते, आप आराम से लड़ते। लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर बना हुआ है कि नहीं, ये हम बड़ी बड़ी बातें भले ही कर रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनता हमसे नाराज हो रही है, मतदाता हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि हम अपने वायदों पे खरे नहीं उतरे हैं। चाहे वो बेरोजगारी का सवाल रहा हो, चाहे महंगाई का सवाल रहा हो, चाहे हमारे जो वायदे रहे हैं, जो सो कॉल्ड गारंटियां रही हैं, उस पर लगातार हम फेल कर रहे हैं, लगातार हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो हो सकता है कि जनता भी इस बार हमको धोखा दे दे। शायद ये सोचकर भी नीतीश कुमार के साथ उन्होंने हाथ मिलाया होगा, और नीतीश कुमार को भी यही डर सता रहा होगा, इसलिए उन्होंने मिलकर के, तो दोनों धोखेबाज आपस में एकजुट हो गए हैं। अब देखिए बाद में कौन किसके पीठ में छुरा फूंकता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, ये देखने वाली बात होगी। चोर चोर मौसेरे भाई ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन 2024 का जो चुनाव है उससे पहले और अभी